हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड फॉर एग्जाम्स में। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सामान्य विज्ञान जनरल साइंस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर्स जो आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो आइए आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं बिना किसी देरी के। तो आज का पहला सवाल है, अत्यंत निम्न ताप पर भौतिकी के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो देखिए, अत्यंत निम्न ताप पर भौतिकी के अध्ययन को क्रायोजेनिक्स कहते हैं। तो देखिए, भौतिक विज्ञान की वह शाखा क्रायोजेनिक्स है जिसके अंतर्गत अत्यंत निम्न ताप पर भौतिकी का अध्ययन किया जाता है। तो क्रायोजेनिक्स याद रखना, अत्यंत निम्न ताप पर भौतिकी के अध्ययन को ही क्रायोजेनिक्स कहते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं, किसी तारे का रंग किससे निर्धारित होता है? तो देखिए, किसी भी तारे का रंग उसके ताप से निर्धारित होता है। तो तारे के ताप से ही तारे का रंग निर्धारित होता है। अगर कोई तारा सफ़ेद दिख रहा है, एकदम सफ़ेद चमकदार दिख रहा है, तो वह तारा काफ़ी तापमान भरा है। अगर कोई तारा नीला दिख रहा है तो वह थोड़ा सा कम ताप भरा है। और उसके बाद जो तारा हल्का लाल या पीला दिखने लगे वह तारा एकदम मरणासन्न अवस्था में ही आने वाला है, यानी कि ख़त्म होने वाला है। तो तारे का रंग जो है उसके ताप पर निर्भर करता है। अगला सवाल देख लेते हैं, रासायनिक दृष्टि से भारी जल हैवी वाटर क्या है? तो देखिए, रासायनिक दृष्टि से भारी जल या परमाणु भट्टी में देखिए भारी जल या हैवी वाटर का उपयोग किया जाता है मंदक के रूप में। तो भारी जल रासायनिक रूप से ड्यूटेरियम ऑक्साइड है जिसका सूत्र होता है D2O। ड्यूटेरियम ऑक्साइड को ही भारी जल या हैवी वाटर कहते हैं, जो कि परमाणु भट्टियों में जो है उपयोग में लाया जाता है, याद रखिएगा। अगला सवाल देख लेते हैं, महत्वपूर्ण सवाल है, हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैसों की बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो हीलियम को छोड़कर सभी जितने भी अक्रिय गैस होती हैं उनके जो है अंतिम कक्षाओं में या बाह्य कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि उनका अष्टक पूरा होता है। तो हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैसों की बाह्य कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं, हीरा और ग्रेफाइट किसके अपर रूप हैं? तो देखिए, हीरा तथा ग्रेफाइट जो है कार्बन के ही अपर रूप हैं, जबकि कार्बन के सबसे शुद्धतम रूप की बात कर ली जाए तो वह हीरा ही होता है। हीरा कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप है। ग्रेफाइट भी कार्बन का ही अपर रूप है, कोयला भी कार्बन का ही अपर रूप है। तो याद रखिएगा, ग्रेफाइट तथा हीरा कार्बन के ही अपर रूप है। अगला सवाल देख लेते हैं, किस गैस में सड़े अंडों की गंध आती है? तो देखिए, एक गैस होती है जिसकी गंध जो है सड़े हुए अंडों की तरह आती है, जिससे तो हाइड्रोजन सल्फाइड एक गैस है, इसका सूत्र होता है हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड जो है एक गैस होती है जिसकी जो है गंध सड़े हुए अंडे की तरह आती है। तो याद रखिएगा, सड़े हुए अंडे की तरह बदबू करने वाली गैस हाइड्रोजन सल्फाइड होती है, याद रखिएगा दोस्तों, हाइड्रोजन सल्फाइड। न्यूरॉन किसकी इकाई का नाम है? तो देखिए, तंत्रिका तंत्र की जो इकाई है उसी को न्यूरॉन कहते हैं। तो मानव शरीर में जो तंत्रिका तंत्र होता है उसकी जो मूलभूत इकाई है उसको न्यूरॉन्स कहते हैं। न्यूरॉन कई न्यूरॉन्स से मिलकर जो है तंत्रिका तंत्र बना होता है। तो तंत्रिका तंत्र की मूलभूत इकाई न्यूरॉन है। अगला सवाल देख लेते हैं, जबकि किडनी वृक्क की जो है मूलभूत इकाई नेफ्रॉन है, ये भी याद रखिएगा। नेफ्रॉन और न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की है, जबकि नेफ्रॉन जो है किडनी या गुर्दे की जो है कार्यात्मक इकाई है। अगला सवाल देख लेते हैं, लौंग के तेल का प्रमुख घटक जो दांत का दर्द दूर करने में प्रयुक्त होता है? तो देखिए, लौंग के तेल में जो है प्रमुख घटक के रूप में यूरेनॉल उपस्थित होता है। और जब भी आप दांत या दाढ़ दर्द करती है तो उसको दर्द से निजात पाने के लिए आप लौंग का तेल का जो है उपयोग करते हैं। तो लौंग के तेल का उपयोग ये भी याद रख लीजिएगा कि दांत के जो दर्द होते हैं उसी को दूर करने के लिए लौंग के तेल का उपयोग किया जाता है। और लौंग के तेल का जो प्रमुख घटक है यूरेनॉल है। अगला सवाल देख लेते हैं, आइकोनोग्राफी के अंतर्गत किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है? तो देखिए, आइकोनोग्राफी के अंतर्गत
आइकोनोग्राफी एक ऐसी शाखा है, इस शाखा के अंतर्गत मूर्तियों एवं प्रतिमाओं का अध्ययन किया जाता है। तो देखिए याद रखिएगा, आइकोनोग्राफी एक शाखा है विज्ञान की, जिसके अंतर्गत हम मूर्तियों एवं प्रतिमाओं का अध्ययन करते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं। आइकोनोग्राफी याद रखिएगा मूर्तियों तथा प्रतिमाओं के अध्ययन से संबंधित विज्ञान की शाखा है। जल में प्रकाश लाइट का वेग कितना है? तो देखिए, आप निर्वात में तो प्रकाश की चाल जानते हैं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। लेकिन जल की बात की जाए, जल की बात की जाए जिसमें प्रकाश की चाल, लाइट की चाल कितनी है, तो 2,25,000 मिलीमीटर पर सेकेंड की गति से जो है प्रकाश गमन करता है जल में। तो याद रखिएगा 2,25,000 मिलीमीटर पर सेकेंड की गति से प्रकाश जल में गति करता है। अगला सवाल देख लेते हैं। 1 पारसेक कितने मीटर के बराबर होता है? तो देखिए 1 पारसेक जो है 3.09 × 10⁻16 मीटर के बराबर होता है। और पारासेक जो है दूरी का मात्रक है, याद रखिएगा पारासेक दूरी का ही एक मात्रक है, जो कि पैरेलैटिकल सेकंड का संक्षिप्त रूप है। देखिए पारासेक का जो विस्तृत रूप है पैरेलैटिक सेकंड है, और पैरासेक एक दूरी की इकाई है, और 1 पारासेक में जो है 3.09 × 10⁻16 मीटर दूरी होती है। अगला सवाल देख लेते हैं। कोशिका का ऊर्जा ग्रह पावर हाउस ऑफ सेल कहे जाने वाले माइक्रोकांडिया का नाम सर्वप्रथम किसने दिया? तो देखिए सी बेंडा नामक वैज्ञानिक थे, जिनके द्वारा कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहे जाने वाले माइटोकांडिया का जो है नाम दिया गया था। तो याद रखिएगा कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसे कहते हैं? तो माइटोकांडिया को कहते हैं, और माइटोकांडिया का जो नामकरण सर्वप्रथम किया था सी बेंडा ने किया था। तो याद रखिएगा सी बेंडा वैज्ञानिक का नाम। अगला सवाल देख लेते हैं दोस्तों। वैसेक्टोमी तथा ट्यूबेक्टोमी क्या है? तो देखिए वैसेक्टोमी के अंतर्गत जो है पुरुषों की नसबंदी की जाती है, तथा ट्यूबेक्टोमी के अंतर्गत जो है महिलाओं की जो है नसबंदी की जाती है, जिससे बच्चे पैदा नहीं होते हैं। इसी को पुरुष में जो होती है वैसेक्टोमी, तथा महिलाओं में होती है ट्यूबेक्टोमी। तो यही दिखा है कि संतान उत्पत्ति की क्षमता को रोकने के लिए, तो देखिए इसमें संतान उत्पन्न नहीं होगी, वैसेक्टोमी हो जाएगी या ट्यूबेक्टोमी हो जाएगी। पुरुषों की नसबंदी को वैसेक्टोमी तथा महिला की नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। तो देखिए संतानोत्पत्ति की क्षमता को रोकने के लिए पुरुषों की नसबंदी को वैसेक्टोमी तथा महिलाओं की नसबंदी को जो है ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण फैक्ट है। साबुनी घोल के बुलबुले रंगीन प्रतीत होते हैं, क्यों? तो देखिए साबुन का जो घोल होता है उससे जो बुलबुले उठते हैं वो रंगीन प्रतीत होते हैं। यह प्रकाश के किस गुण के कारण होता है? तो प्रकाश के व्यतिकरण प्रकाश का जो गुण है उसी के कारण साबुनी घोल के जो बुलबुले होते हैं रंगीन दिखाई पड़ते हैं। विटामिन ए का संग्रह किस अंग में होता है? तो देखिए विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनाल है, आप लोग याद रखिएगा। और आँख से संबंधित बीमारियां विटामिन ए की कमी से होती हैं। तो विटामिन ए का संग्रह जो है मानव शरीर का जो यकृत होता है, यकृत लीवर जिसे कहते हैं, वहीं पर जो है विटामिन ए का संग्रह होता है। अगला सवाल देख लेते हैं। यदि हवा में O2 की सामान्य मात्रा के साथ साथ CO भी हो तो मनुष्य दम घुटने लगता है, क्योंकि? तो देखिए अगर हवा में O2 की सामान्य मात्रा के साथ साथ अगर CO कार्बन मोनोऑक्साइड को कहते हैं CO उपस्थित हो तो मनुष्य का दम घुटने लगता है, क्योंकि ऐसा क्यों होता है? तो हीमोग्लोबिन O2 की बजाय CO से अधिक तत्परता से संयोग करता है। तो देखिए अब ऑक्सीजन जो गैस जाती है हमारे शरीर के अंदर तो हीमोग्लोबिन से क्रिया करती है, लेकिन अगर CO गैस हवा में मिली होगी तो हीमोग्लोबिन O2 से क्रिया करने के बजाय CO से क्रिया करने में ज़्यादा जो है अपने आप को तत्पर महसूस करता है। इसलिए CO घुल जाएगी हमारे हीमोग्लोबिन में और हमारे रक्त में जो है ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, जिससे हमारा दम घुटने लगता है। तो इसीलिए O2 की सामान्य मात्रा के साथ साथ CO की अगर सामान्य मात्रा उपस्थित हो हवा में तो मनुष्य का जो है दम घुटने लगता है, क्योंकि जो मानव शरीर के रक्त का हीमोग्लोबिन होता है उसमें जो है CO से क्रिया करने की क्षमता अत्यधिक होती है ऑक्सीजन के मुकाबले में। अगला सवाल देख लेते हैं दोस्तों।
जीवाणु बैक्टीरिया को किन कारणों से एक पादप माना जाता है? तो देखिए जीवाणु जिन्हें बैक्टीरिया कहते हैं उनको किस कारण से एक पादप माना जाता है? क्योंकि उनमें कोशिका भित्ति सेल वॉल की उपस्थिति होती है। देखिए जो मानव होते हैं उनमें सेल वॉल की उपस्थिति नहीं होती है, कोशिका भित्ति की उपस्थिति नहीं होती है, लेकिन जीवाणु जो होते हैं बैक्टीरिया जो होते हैं उनमें कोशिका भित्ति की उपस्थिति होती है, इसीलिए उन्हें एक पादप भी माना जाता है। क्योंकि सभी प्रकार के जो पादप होते हैं उनमें कोशिका भित्ति सेल वॉल उपस्थित होती है। मधुमक्खी की भाषा का अनुवाद करने वाला एक कौन सा वैज्ञानिक था जिसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया था? तो देखिए कार्ल वान फ्रिश नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने मधुमक्खियों की भाषा का अनुवाद किया था तथा इस उपलब्धि के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो याद रखिए कार्ल वान फ्रिश ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने मधुमक्खियों की भाषा का अनुवाद किया और इस उपलब्धि के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है। किस विटामिन की कमी से सूखा रोग होता है? तो देखिए विटामिन डी, जिसको कैल्सीफेरॉल के नाम से भी जाना जाता है विटामिन डी को, और विटामिन डी की कमी हो जाती है तो इसी के कारण बच्चों में या मनुष्य में सूखा रोग हो जाता है जिसे रिकेटस भी कहते हैं। तो सूखा रोग जो है विटामिन डी की कमी से होता है। अगला सवाल देख लेते हैं, खसरा रोग किससे फैलता है? तो देखिए वायरस जनित एक बीमारी है, विषाणु जनित बीमारी है खसरा, और खसरा रोग वायरस से फैलने वाला रोग है। अगला सवाल देख लेते हैं, इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो देखिए बेंटिंग बेस्ट जो है एक वैज्ञानिक थे जिनके द्वारा जो है इंसुलिन की खोज की गई थी। इंसुलिन जो है अग्नाशय से स्रावित होता है और इंसुलिन के स्रावण से जो है हमारे शरीर के अंदर की जो शर्करा है वह मेंटेन रहती है। तो इंसुलिन की कमी के कारण जो है मधुमेह रोग भी उत्पन्न हो जाता है मानव में। तो इंसुलिन की खोज जो है बेंटिंग बेस्ट नामक वैज्ञानिक ने की थी। अगला सवाल देख लेते हैं दोस्तों, हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है? तो देखिए बिना मिट्टी पानी की खेती। तो देखिए बिना मिट्टी पानी की खेती से संबंधित है हाइड्रोपोनिक्स जो है इसके अंतर्गत जल में उगने वाले पौधे हैं बिना मिट्टी के जो है पानी की जो खेती होती है, यानी कि जिसमें जो पौधे बिना मिट्टी के जो है उत्पन्न हो जाते हैं, पानी में उत्पन्न हो जाते हैं, उन्हीं को जो है हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। तो हाइड्रोपोनिक्स के अंतर्गत बिना मिट्टी के पानी की खेती जो होती है उसी को हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। इसमें जो है पानी में ही पेड़ उग जाते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं, कार्ड लीवर ऑयल किस विटामिन का प्रचुर स्रोत है? तो देखिए कार्ड लीवर ऑयल जो है विटामिन ए तथा विटामिन डी का प्रचुरतम स्रोत है। तो याद रखिएगा कार्ड लीवर ऑयल विटामिन ए तथा विटामिन डी का प्रचुरतम स्रोत है। अगला सवाल देख लेते हैं, किस ताप पर एंजाइम सर्वाधिक सक्रिय होते हैं? तो 40 डिग्री सेल्सियस ताप पर जो है एंजाइम्स जो होते हैं सर्वाधिक सक्रिय होते हैं। तो याद रखिएगा जो एंजाइम्स होते हैं 40 डिग्री सेल्सियस ताप पर सर्वाधिक सक्रिय होते हैं। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा मित्रों, और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आप लोगों तक अवश्य रूप से पहुँचे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार दोस्तों।